Good morning, student. Myself, Mrs. Babita from JPS Academy. I hope all are fine at home. Today we are going to start chapter 5th because chapter 4th we have deducted. In this chapter we are going to read about the weavers, iron smelters and factory owners. इस चैप्टर में हम वीवर के बारे में, आयरन स्मेल्टर जो आयरन को मेल्ट करने का अच्छी तरह से स्किल्ड में परफेक्ट पर्सन थे उसके बारे में और फैक्ट्री ओनर्स के बारे में स्टडी करेंगे। यानी कि ये चैप्टर जो आपका रिलेटेड है वो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। तो इंडिया में उस टाइम पर कैसे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो स्टार्ट हुई, कौन कौन सी जो इंडस्ट्री हैं वो सक्सेसफुल वर्क की, क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, हमने क्या क्या सफ़र किया, वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर। Under the British rule, the development of craft and industry, particularly textile and iron and steel, started. सबको पता होगा कि 1947 से पहले हम ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल थे। जो भी डेवलपमेंट हुई, जो ट्रेड हुए, बिजनेस हुए या कोई इंडस्ट्रीज डेवलप की गई, वो सब किसके अंडर कंट्रोल की गई? ब्रिटिश। चाहे किसी भी तरह की डेवलपमेंट है, चाहे वो रोड को लेकर है, रेलवे के लेकर है, इंडस्ट्रीज़ को लेकर है, तो हर तरह की जो डेवलपमेंट की गई वो थ्रू द ब्रिटिश की गई। और जो ब्रिटिश थे वो क्यों करते थे यहाँ पर? क्योंकि वो कुछ तो इंडिया की डेवलपमेंट भी उन्होंने ये कंडीशन को इम्प्रूव करना था। दूसरा क्या था कि वो ज़्यादातर लोगों से अपना जो वहाँ पर इंडस्ट्रीज थी ब्रिटेन में, उनके लिए रॉ मटेरियल चाहिए था। इसीलिए वो जो वहाँ के पीपल थे उन्हें फोर्स करते थे कि कौन सी क्रॉप्स किस एरिया में कैसे उगानी है। वो फिर मतलब क्या था कि एक ट्रेड नहीं, एक ये नहीं कि रेवेन्यू को लेकर ही हमारा क्या कि पूरा कंट्रोल था। जितने इंडियन नेचुरल रिसोर्सेज थे, चाहे वो क्रॉप्स लगा लें, चाहे वो मिनरल्स लगा लें, जितने भी सोर्सेज थे, जब सभी सोर्सेज पर किसका कंट्रोल था? ब्रिटिश का कंट्रोल था। तो जो ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल जो डेवलपमेंट हुई क्राफ्ट के काम में या इंडस्ट्रीज उद्योगों में, पर्टिकुलरली विशेषकर कौन से उद्योग, कौन से टेक्सटाइल यानी कपड़ा बुनने का और आयरन और स्टील का इंडस्ट्रीज जो स्टार्ट हुई, उसमें क्या डेवलपमेंट की हमने ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस। हमारे ऊपर उनके क्या इम्पैक्ट पड़े, प्रभाव क्या पड़े, जो इंडियन क्राफ्ट वर्क था, वीवर थे, उन पर इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ा। तो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर। Industrial Revolution made Britain the leading industrial nation in the mechanized production of कॉटन टेक्सटाइल इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में ब्रिटेन के अंदर क्या हुआ? कौन सी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाना। और इंडस्ट्रीज़ किस कारण लगेंगी? क्योंकि आयरन और स्टील से लगेंगी, मशीनें बनेंगी। अब हमने इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों कहा? क्योंकि मोस्टली जो वर्क था, जो प्रोडक्शन था, वो मशीनों के थ्रू प्रोडक्ट किया जाता था। प्रोडक्शन है वो किया जाता था। प्रोडक्ट जो थे वो मशीनों के थ्रू तैयार किए जाते थे। और क्या इसीलिए ब्रिटेन को क्या कहा? इंडस्ट्रियल नेशन का नाम दिया गया। किसमें? 19th सेंचुरी में। सबसे पहले किस पर फोकस दिया उन्होंने? कॉटन टेक्सटाइल पर। अब कॉटन टेक्सटाइल पे ही क्यों दिया है? क्योंकि इंडिया में की जो कॉटन है वो सबसे फाइन और सबसे अच्छी क्वालिटी की कॉटन थी। तो काफ़ी डिमांड थी यूरोप में इंडियन कॉटन की और कॉटन के बने हुए कपड़ों की, तो इसी पर उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस दिया। फिर कहता है कोइंसाइडेड विद दिस, इसके साथ साथ द ग्रोथ ऑफ ए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आफ्टर 1850 मेड ब्रिटेन द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। वर्कशॉप का मीनिंग क्या होता है? जहाँ आप इंडस्ट्रीज वगैरह में या जहाँ काम करना सीखते हो, काम करते हो, ठीक है। अब क्या हुआ कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री डेवलप हुई 1850 में। कहाँ पर? ब्रिटेन में। तो इसी कारण ब्रिटेन को वर्ल्ड की वर्कशॉप कहा जाने लगा। यानी कि सबसे ज़्यादा जहाँ मशीनों से काम करते हैं जो वीवर वगैरह है, यानी कि यहाँ पर मशीनों के थ्रू कपड़ा बनना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। It was closely linked with the colonization of India.
ये क्यों हुआ, हम इसको किसके साथ जोड़ के किसके साथ लिंक करते हैं? क्यों? क्योंकि इंडिया उसका कॉलोनियल था, उसका उपनिवेश था, और उपनिवेश होने के कारण जो क्रॉप्स वो चाहते अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, जो मिनरल्स उनको चाहिए, वो इजीली एक्सपोर्ट कर सकते थे इंडिया से। ठीक है, तो इसीलिए जो ये इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन आई, इसमें सबसे मेन रोल इंडिया का रहा कि किस प्रकार इंडिया के ने मतलब वहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाया। ब्रिटिश इंटरेस्ट इन ट्रेड लेड टू एनेक्शन ऑफ इंडियन टेरिटरी। स्टार्टिंग में उनका इंटरेस्ट ट्रेड में था, बाद में भी ट्रेड ही रहा, क्योंकि बिजनेस के थ्रू ही इनको पैसे की इनकम होगी। ठीक है, उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, इंडियन जो राज्य थे उनको अपने अंडर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। इंडियन राजा और नवाबों को जो वार किए, जो बैटल फोर्ट किए, उनमें डिफेटेड करके उन्होंने इंडियन टेरिटरी को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। Over the years of India, over the years the ways of trade change. टाइम के साथ साथ क्या हो जाता है, व्यापार करने का तरीका बदल गया। द कंपनी वॉज इनिशियली यूज टू परचेज गुड्स फ्रॉम द इंडिया। अब कंपनी पहले तो वो चीज़ें खरीदती थी, स्पाइसेस हो गई, ठीक है, जो उन्हें मसाले वगैरह खरीदने आती थी, जो सोने और चांदी के बदले, ठीक है, जो उनको वहाँ पर ज़रूरत थी, खाने पीने की चीज़ें हो गई, कुछ क्रॉप्स। लेकिन अब ट्रेड का तरीका बदल गया, अब उनको अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, जो वहाँ कंपनियाँ चल रही हैं, और उन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल धीरे धीरे वो उन्होंने यहाँ से खरीदना स्टार्ट कर दिया। फिर उसको एक्सपोर्ट किया इंग्लैंड में, यूरोप में, यानी यूरोप की कंट्रीज़ में भी काफ़ी इसकी हमने लास्ट चैप्टर में भी कहा कि इटली में और ये फ्रांस में काफ़ी डिमांड थी, इंडिगो की भी डिमांड थी, कॉटन की भी डिमांड थी, तो स्पाइसेस की भी डिमांड थी। तो इससे उनको काफ़ी प्रॉफिट होने लगा। आप सस्ते में चीज़ खरीद रहे हो, आप मनचाहे रेट पर इंडिया में चीज़ें खरीद रहे हो, और उसको फिर मान लो हमसे ही कॉटन खरीदी, हमसे रॉ मटेरियल में कॉटन चिपर रेट पे खरीद ली, अब वहाँ पर उसको मशीन के द्वारा प्रोडक्ट तैयार किया, कमीज़ बनाई, उस कमीज़ को इंडिया में ही हाई रेट पर सेल कर दिया, यानी कि रॉ मटेरियल भी हमारा, ठीक है, और वो बनने के बाद फिर भी हमने ही उससे बनी हुई चीज़ें भी हमें डबल रेट में खरीदनी पड़ रही हैं। तो इससे हमारे जो वीवर वगैरह थे उनका काफ़ी लॉस हुआ और हमारे बिजनेस का भी। व्हेन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज, जैसे जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने लगा, जो औद्योगिक उत्पादन है, ब्रिटिश कैपिटलिस्ट स्टार्टेड लुकिंग एट इंडिया एज अ बिग मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल गुड। अब इंडस्ट्रीज मशीनों से आपको प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं। अब मशीन से तो ये देखो, जहाँ एक पर्सन है जो वीवर है इंडियन, वो एक कपड़े का थान महीने में तैयार करता, महीना नहीं तो एटलीस्ट उसको 1 वीक लग जाता। अब मशीन में तो आप कितने थान तैयार कर सकते हो, कितने मीटर कपड़ा डेली का आप, हाँ, 1000 100,000 कितना भी तैयार कर सकते हो। अब इतना सामान जो इंडस्ट्रीज में तैयार हो रहा था, उसका इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था, बढ़ रहा था। अब ब्रिटिश जो कैपिटलिस्ट थे, जो पूंजीवादी थे, जिन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई हुई थी, उन्होंने इंडिया की तरफ देखना स्टार्ट किया, बिग मार्केट, क्योंकि पॉपुलेशन स्टार्टिंग से ही ज़्यादा थी। उस जो इंडस्ट्रीज के अंदर सामान रेडी हुआ है, उसको बेचने के लिए इंडिया सबसे बड़ी मार्केट नज़र आ रहा था। मैन्युफैक्चर्स गुड फ्रॉम ब्रिटेन, मैन्युफैक्चर जो उत्पादन किया, को जो रेडी किया प्रोडक्ट, वो गुड्स, वो सामान फ्रॉम ब्रिटेन से केम टू इंडिया, इंडिया लाया गया इन ह्यूज क्वांटिटी, बहुत बड़ी मात्रा में, अफेक्टिंग इंडियन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। इसने इंडियन क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज को काफ़ी इफेक्ट किया, प्रभावित किया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हाथ की हाथ का काम ज़्यादा था, लोग हाथ से मशीनों से काम करते थे, अपने आप वो मशीनें तैयार करते थे, तो उनको बनाने में इस तरह, और हाथ के बने हुए काम के और मशीन के आप कंपैरिजन भी नहीं कर सकते, उसमें मिस्टेक होने की कम चांसेस रहते हैं, ठीक है। एक परफेक्ट सामान आपका तैयार मिलता है, तो सस्ता भी होता है, क्योंकि एक तो 7 डेज की आपकी 1 पर्सन की, एक आप इंडस्ट्रीज में एक दिन में लाखों करोड़ों वो कितने मीटर कपड़ा आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारी इंडियन जो है इंडस्ट्रीज को, क्राफ्ट वर्क को काफ़ी लॉस हुआ।
इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट। अब वर्ल्ड के मार्केट में जो इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन कपड़ा है, उसको काफ़ी लाइक किया जा रहा था। ठीक है, इसीलिए तो ब्रिटिश को लगा कि इंडियन के कपड़े को तो बड़े लाइक करते हैं लोग। इंडियन की जो कॉटन है उससे बने हुए जो कपड़े हैं उसको जो ब्रिटिश थे या यूरोपियन कंट्रीज थे उस वो काफ़ी लाइक कर रहे थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश ओवर बंगाल, जब तक बंगाल को उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल नहीं किया था, इंडियन लेड द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। तो इंडिया वर्ल्ड में जो कॉटन टेक्सटाइल है उसमें सबसे आगे था, लीड कर रहा था। इंडियन टेक्सटाइल वर रिन्यूड फॉर फाइन क्वालिटी एंड एक्सक्यूसाइट्स क्राफ्टमैनशिप एंड वर पॉपुलर इन द साउथ ईस्ट एशिया। जो इंडियन जो कपड़ा की जो थी, टेक्सटाइल का जो वर्क था कपड़े का, लोग बड़े रिन्यूड फॉर फाइन, उसको काफ़ी लाइक कर रहे थे लोग। क्यों कर रहे थे? तो उसकी फाइन क्वालिटी, वहाँ की कॉटन काफ़ी, क्योंकि फर्टाइल एरिया था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की जो है वो कॉटन, कपास जो है कॉटन है वो ग्रो हो रही थी। और जो उनका क्राफ्टमैन का जो वर्क था वो भी काफ़ी एक्सक्यूरेट होता, शानदार। ठीक है, काफ़ी परफेक्ट वर्ड था, स्किल्ड पर्सन थे। इसीलिए जो इनके द्वारा बनाए गए, जो इंडियन वीवर के द्वारा बनाए गए कपड़े थे, उनको साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी पॉपुलर, मतलब काफ़ी प्रसिद्धि थी, पॉपुलर हो गए थे। वेस्ट में भी एंड सेंट्रल एशिया में, यानी मोस्टली एशिया में, अगर आप नॉर्थ की बात छोड़ दें तो यहाँ पर सारी जगह इंडियन कपड़े की, कॉटन के कपड़े की काफ़ी डिमांड थी। एशिया यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी स्टार्टेड इम्पोर्टेड इंडियन टेक्सटाइल टू यूरोप इन द 16th सेंचुरी। अब देखो यूरोपियन भी बिजनेस करने आए। ये देखो, ये पटोला वीवर हैं जिन्होंने वर्क कर रखा मिड 19th सेंचुरी में इस पिक्चर के अंदर। अब इस तरह के वर्क को ना यूरोपियन भी पसंद कर रहे थे। ठीक है, काफ़ी। तो जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी थी, इन्होंने इंडिया से ये परचेज करना स्टार्ट कर दिया। अब ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे तो इंडियन वीवर का काम क्या जाएगा, टॉप पे जाएगा। तो इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी वो डेवलप हो रही थी। ठीक है, तो उन कंपनीज ने इम्पोर्ट मीन बाहर भेजना, इंडियन टेक्सटाइल, इंडिया का जो कपड़ा है उसको यूरोप में सेल करना स्टार्ट कर दिया। कब? 16th सेंचुरी में। फॉर एग्जाम्पल, पटोला वॉज वोवन इन सूरत, जो कि सूरत में पटोला के वर्क किया जाता था कपड़े के ऊपर, अहमदाबाद में, पटना में, एंड दिस वॉज फेमस इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में इस वर्क को काफ़ी लोग लाइक कर रहे थे। तो ये